गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। ठीक हैं आप? हाँ जी सर आप बताइए। बस ठीक। अभी आने दीजिए मैडम। और बलप्रीत मैडम, तैयारी वारी कैसी चल रही? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा सर, ना मैथ्स हो रहा है ना सब कुछ। बीएड के लेसन प्लान वगैरह बनाने में लगी हुई हूँ, तो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही सर सॉरी। खाना खा रही हैं या नाश्ता कर रही हैं? हाँ जी सर। कह रहा हूँ खाना खा रही हैं, नाश्ता कर रही हैं? हाँ जी सर, अभी टाइम मिला है, अभी बिल्कुल जस्ट लेसन प्लान बना के अभी हटी हूँ, तो मैंने सोचा साइड बाय साइड खाना भी खा लेती हूँ। चलिए। राजेश सर नमस्कार। राजेश सर नमस्कार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नमस्ते। क्या हाल चाल है सर? ठीक है सर? स्कूल बढ़िया हूँ अब सर, जो है एकदम आप फाइन। अपना बताइए। स्कूल सर स्कूल बंद होने वाले होंगे सर। हाँ सर, ड्यूटी लगी है डिग्री कॉलेज में, लेकिन अरे कैसे कहाँ ड्यूटी लगवा लेते हैं आप? अरे सर, जैसा बता दे गवर्नमेंट वैसे करना होता। तो जो है डिग्री कॉलेज में क्यों भेज दिया गया आपको? क्या कुछ वो इंक्वायरी करनी है क्या? नहीं नहीं, कुछ टीचर्स जाते हैं डिपार्टमेंट से हर साल एग्जाम करवाने, उनके पास शॉर्ट है टीचर डिग्री कॉलेज में, तो डिपार्टमेंट से अच्छा। भेजे जाते हैं 10-20-25 टीचर हमेशा हर साल। अच्छा, इस समय हाँ डिग्री कॉलेज के एग्जाम भी चल रहा है, सही कह रहे हैं। हाँ, गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, तो लोकल के टीचर भेजे जाते हैं इस टाइम। तो हम लोग लोकल से हैं यहीं पे तो। अच्छा सर, आप लखीमपुर में ही रहते हैं क्या? हाँ सर, मेरा लखीमपुर में पलिया पड़ता है। पलिया में हाँ डिग्री कॉलेज पलिया। वहीं पे है। पलिया, हाँ हाँ, अच्छा पलिया। दुधवा चलिए नेशनल ठीक है। पार्क। अरे बिल्कुल सर, गया हूँ, पलिया भी गया हूँ। हाँ, वहीं पे है मैं। हाँ, पलिया में 2 स्कूल हैं, बड़ा फेमस स्कूल है पलिया के, नाम बताइए। एक मुकेश जी का स्कूल है। मैं वहीं पढ़ाता हूँ सर। मुकेश जी के स्कूल में ही पढ़ाते हैं आप? मैं एक्चुअली आई एम एक्चुअली पार्ट टाइम टीचर ऑफ केमिस्ट्री देयर एट नाइट। एक्चुअली आई यूज्ड टू टेक क्लास देयर। अच्छा। क्या नाम सर स्कूल का? नाम मुकेश मैं भूल गया ना। गुरुकुल मुकेश जी के एकेडमी। स्कूल। हाँ, गुरुकुल एकेडमी। मुकेश जी जानते हैं मुझे अच्छे से। कहाँ सर? आपका छोटे प्रॉपर से घर कहाँ है सर? शाहजहांपुर। अच्छा, शाहजहांपुर से आप हैं? जी। हाँ, तो हमारे बहुत अच्छे हाँ संबंध हैं सर से। हाँ, मैं मुकेश जी 2015 से पढ़ा पहले रहा हूँ वहाँ पे। पहले तो गुरु वहाँ पे एक सरदार जी भी केमिस्ट्री पढ़ाते थे। सुरेंद्र सिंह है, सुरेंद्र सिंह। हाँ, सुरेंद्र जी भी केमिस्ट्री वहीं पढ़ाते हैं। जी वो सरदार जी वही है ये ना? शाम को। हम्म, हाँ, वही सरदार जी, हाँ। हाँ। बहुत बहुत एरिया कवर मैंने कर रखा है, जैसे फरुखाबाद है, लखीमपुर है, बहुत स्कूलों में से टच रहा है मेरा शुरुआत में। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पहले मैं सीबीएसई में था ना। सीबीएसई में तो यार अच्छी। दून जानते हाँ होंगे, दून या गोल्डन फ्लावर? हाँ, दून गोल्डन फ्लावर खूब जानते हैं। ना, मैं भी गोल्डन फ्लावर में पढ़ा चुका हूँ 2 साल, एक्चुअली पार्ट टाइम टीचर वहाँ भी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है। चलिए सर, ठीक। आज हम लोग नया टॉपिक एक शुरू कर लेते हैं। बाकी लोग जितने आने थे इतनी देर आपसे लोगों से छोटी छोटी बातें हो गई। देख लें कुछ कितने लोग जिंदा हुए आज। हाँ, पारुल मैडम गुड इवनिंग। और ठीक है मैडम आप? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। हरिओम भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और हरिओम जी ठीक हैं? अनीस भाई ठीक हैं आप? जी सर। आप आलोक ठीक है दुबे सर? जी से शायद मेरी, हाँ आलोक दुबे जी से बात ही नहीं हो पाती, पता नहीं माइक। आलोक जी नमस्कार। आलोक दुबे जी नमस्कार। नहीं बोल रहे हैं। जी सर, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम भैया। प्रणाम आप तो सर। यार बात ही नहीं करते हो कभी। कोई जवाब ववाब में कुछ इन्वॉल्वमेंट रखा करिए थोड़ा सा। एक्चुअली सर इधर हम क्लास नहीं ले पा रहे थे सर, तबीयत नहीं सही थी, इधर क्लास लेंगे। अच्छा चलिए, अब तबीयत ठीक है आपकी? जी सर। जी सर, चलिए ठीक ठीक है है। सर। और आलोक कुमार गुप्ता जी, आपका लग रहा है माइक नहीं, आप केवल मैसेज पे जवाब दे देते हैं हमें। चलिए खैर, आप जगते रहते हैं, ये ठीक है। सोमी मैडम गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग।
देखिए हम लोग आज स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपको, और गैसेस स्टेट टॉपिक हम लोगों को शुरू करना था। जैसा कि कल आपसे बात हुई थी, टेस्ट मैंने आज सर कल आप लोगों से बात हुई थी टेस्ट के लिए, तो टेस्ट में संडे को सोच रहा हूँ, संडे को रख दूं मैं टेस्ट, सैटरडे की जगह, मतलब कल की जगह, कल शायद बोला था मैंने, संडे को रखे जा रहा हूँ। और लेकिन टेस्ट की कंडीशन बना दी है मैंने। अब कंडीशन 2 मिनट सुन लीजिए फिर मैं पढ़ाऊँ। एक तो संडे में टेस्ट, मैडम पारुल मैडम कुछ बोल रही हैं आप? जी सर, जी सर। आवाज आपकी नहीं आ रही, कुछ बोलना चाहें बोल लीजिए। संडे के लिए सही रहेगा। हाँ, संडे को मैंने टाइमिंग आपकी रखी है यही 9 वाली टाइमिंग, लेकिन आपको मैं क्या करूँगा बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। मैं 25 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस बनाऊंगा और आपको दूंगा। टाइमिंग आपकी 9 o'clock पे शुरू हो जाएगी और 9:25 या 30 जो भी होगा फिनिश हो जाएगी। लेकिन आप उनके आंसर ग्रुप पे नहीं डालेंगे, आंसर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिएगा, जिससे कि आंसर एक दूसरे के पास ना पहुंचे। क्या होता है ना कि अक्सर मान लीजिए आपने आंसर जल्दी से पहले लिख के जल्दी से मूड में आया, अरे मुझे तो सब आ गया, मैंने आंसर लिख के फट से डाल दिया ग्रुप में, ग्रुप वालों ने मेहनत ही नहीं करी, उन्होंने वही आंसर छाप दिए सब, है नहीं? तो चूंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग इंसान हैं, ईमानदारी करें और कहीं कुछ मिल जाए तो फिर मौका चूकते नहीं है, ये तय है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग आंसर जो भी निकालेंगे, जो भी आपके आंसर होंगे परफेक्ट हो, एक आध गलत हो सही हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे तो मैं ये समझ लूंगा कि आपने 9:30 पे मुझे आंसर व्हाट्सएप किए, इसका मतलब आपने आंसर एग्जैक्ट निकाले। अब आप अगर 9:40 पे आंसर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि 10 मिनट आपने यूज कर लिया कहीं ना कहीं, तो उससे आपकी एक तो टाइम की रेगुलरिटी मुझे पता लग जाएगी कि 25 मिनट में 25 क्वेश्चन किए आपने, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन किए। और दूसरी बात है आपकी सबसे बड़ी कि कैलकुलेशन हो जाएगी कि आप कहाँ पर हैं। अगर 25 में से 20 पार कर रहे हैं, 18 पार कर रहे हैं, मतलब आप ठीक चल रहे हैं, है ना। 25 में से मान लीजिए अब किसी के 10 पे आ रहा है, कोई 8 पे आ रहा है, कोई 12 पे आ रहा है, तो इसका मतलब आप ठीक नहीं चल रहे हैं, मेहनत की जरूरत है। ये सब चीजें मुझे यहाँ से काउंट हो जाएंगी, उसी हिसाब से हम लोग भी चलेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे थे मैडम और सर सभी लोगों के लिए टॉपिक मैंने बता दिया तो था, सर ये पीरियोडिक मतलब टेबल। कल के टेस्ट के बारे में बताया आपने, मैंने कल जो टेस्ट संडे को शिफ्ट कर दिया कल। अच्छा ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा दूसरी बात सुन लीजिए बोले जी जागृति मैडम। सर एक बात कह रहे हैं, कौन सा चैप्टर आएगा? बोल रहा हूँ चैप्टर पीरियोडिक टेबल का हम लोगों से बात हुई थी कल, मैंने पीरियोडिक टेबल बोला था, आपने भी स्पेशली पढ़ा हुआ है और ये आपको रिवाइज भी चैप्टर, इसमें आपको दिमाग में ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल आपकी रेगुलरिटी। सर हमें एक बात पूछनी थी। जी पारुल मैडम बोलिए। सर हम ये पूछ रहे थे, उसमें जो आपने जो बाद में एसिड्स का और हाइड्रोएसिड्स का और एसिड्स का था, वो भी इसमें इंक्लूड होगा क्या? नहीं, ये मैडम पूरा पीरियोडिक टेबल जब मैं दूंगा तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सभी चीजें दूंगा। आप इसकी मैंने पीडीएफ आज डाली थी, आपने देखी होगी, जितनी भी चीजें थी अरेंजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की पीडीएफ मैंने आपको डाली है आज। सर हमने नहीं देखा। अब देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, डाली है। फिर भी अगर अभी आप टेस्ट दीजिए, इतना घबराइए नहीं। सर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोले जी। हेलो जी बोलिए। सर टेलीग्राम पे कैसे ऐड हूँ? मैं पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पे गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे ऐड हूँ। अच्छा ऐसा करिए, आप टेलीग्राम पे आप मुझे कुछ लिख करके भेजिए, मैं आपको ऐड कर तो एरोमा केमिस्ट्री से एक ग्रुप दिखा रहा है सर। हाँ बस उसी में ऐड। ठीक है सर। ठीक। ओके सर। गोपाल सर हैं आज नहीं है। गोपाल सर नमस्कार। गोपाल सर नमस्कार। सर मैं आज थोड़ा वैसे इलाके में हूँ सर। अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मेरा आज ये ऑफ ही रहेगा सर, साउंड माइक जो है। ठीक। ओके सर। देखिए गैसेस स्टेट जो है ये चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे आज छोटी छोटी बात करेंगे, उसके बाद अपनी उस लेवल पे पहुंचा देंगे जहां पर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आती है। लेकिन उससे पहले जो बातें जरूरी हैं वो हम आपसे बिल्कुल करेंगे। जैसे
गैसेस स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो स्टेट ऑफ मैटर का चैप्टर माना जाता है। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें कि भाई स्टेट ऑफ मैटर जो चैप्टर है, स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर है, और स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट्स में पहला पार्ट हमारा हो जाता है, आपका पहला पार्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट। पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया भी जाएगा आपको सॉलिड स्टेट, खूब इस पर डिस्कशन होता है, बड़ा अच्छा टॉपिक भी है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा दूसरा आ जाता है इसमें गैसेस स्टेट या लिक्विड मान लीजिए, दूसरे को लिक्विड स्टेट में ले आइए, यहाँ पर लिक्विड स्टेट ले आइए। और लिक्विड स्टेट के बाद आ जाता है आपका कौन सा टॉपिक आ जाता है गैसियस स्टेट, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस तरीके से गैसियस स्टेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब अगर हम ये जानना चाहें कि स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जरूरी है हमारे लिए कि सॉलिड लिक्विड और गैस आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं या नहीं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि अगर सॉलिड को हम लोग क्या करना चाहें, थोड़ा सा हीट कर दें। सॉलिड को जैसे ही हम हीट करेंगे ये सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आपके सामने आपका गंगा जल है, मतलब वाटर है, और लिक्विड को आप अगर हीट करना चाहें तो इसे गैस में कन्वर्ट कर लीजिए, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप गैस को कंडेंस करना चाहें तो मतलब इसे कूल कर दीजिए तो ये कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड को आप कूल कर दीजिए, ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग इंटर कन्वर्जन बोलते हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दोनों काम करते हैं। अब यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैंने बात की तो अगर आपको एक एग्जाम्पल मैं दूं तो यहाँ पर मैं आइस लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं वाटर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं वेपर्स लिख सकता हूँ। वाटर वेपर्स जिन्हें लोग बोलते हैं वो मैं वेपर्स लिख सकता हूँ। ये एक एग्जाम्पल बन जाता है इसका। अब गैसेस स्टेट जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर में ये 2-3 स्टेट तो बहुत फेमस हैं। इनके बाद भी एक ये नंबर 1 होती है, ये नंबर 2 हो गई आपकी, ये नंबर 3 हो गई, और इसके बाद भी एक स्टेट आप लोगों ने पढ़ी होगी जिसका नाम है प्लाज्मा स्टेट। इसका नाम आपको याद रहना चाहिए। बाकी इसकी बहुत बड़ी डिटेल नहीं, कुछ है मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद 5th जो है वो आ जाती है बोस, बोलिएगा क्या नाम है, Bose-Einstein particle, which is known as bosons. कंडेंसेशन स्टेट। ये प्लाज्मा स्टेट मैडम या सर आपने कहीं पर देखी है, आपको कभी नजर आई है प्लाज्मा स्टेट? कभी आपने नोटिस किया है प्लाज्मा स्टेट को? सुना है कि स्टार वगैरह में, स्टार और सन में जो रोशनी होती है उसी की वजह से होती है। नहीं मैडम, आप मैंने पूछा कि आपने अपने आसपास कहीं प्लाज्मा स्टेट देखी है? प्लाज्मा स्टेट सेल्स में होती है, जो वाइट जलते हैं, सेल्स में होती है शायद। जी सर, उसको भी तो राजेश सर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सर, बोले सर। ट्यूबलाइट होते हैं ना, ट्यूबलाइट सर। ट्यूबलाइट, हाँ ट्यूबलाइट में पाया था प्लाज्मा होता होगा मेरे हिसाब से। हाँ प्लाज्मा होता है, लेकिन सही है सर। ठीक है। देखिए सर क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ प्लाज्मा स्टेट, आपको दिखेगी। कभी आपने आग को जलते हुए सर देखा है? जब आग को जलते हुए देखा होगा तो ये आग की फ्लेम ऐसे करके यहाँ तक मान लीजिए ये फ्लेम है जल रही, तो इसके ऊपर आपको हल्की हल्की वेपर्स, एक मतलब गर्म हवा जैसी महसूस की होगी आपने, कि हीटिंग इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्टेट जिसके आर पार भी देखा जा सकता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आग के आर पार नहीं देख सकते आप, लेकिन जो हीट जैसी ऊपर महसूस आप करते हैं, देखते हैं दूर से नजर से, अगर धूप में चल रहे हैं और कहीं आग बहुत तेज जल रही तो आपको ऊपर हल्की सी वेपर्स जैसी दिखाई देंगी, है ना, गर्म गैस दिखाई देगी। उसी को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो सर ने बताया कि अगर ट्यूबलाइट के अंदर क्या हो कि अगर स्पार्क इस साइड में हो और इस साइड में हो तो बीच में आपको यूं करके कभी कभी मूवमेंट, जैसे आप बहुत ध्यान से देखिए तो मूवमेंट आपको चलते हुए दिखाई देंगे, ये प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। लेकिन अधिकतर ये ऑब्जर्व सर हाई टेम्परेचर पे की गई है। प्लाज्मा स्टेट हमेशा हाई टेम्परेचर पे की गई। सन और स्टार्स के अंदर जो आपने एग्जांपल बोल दिए थे पहले, वही एग्जांपल सन और स्टार्स के अंदर है। यहाँ प्लाज्मा स्टेट की खास बात ये भी होती है, ये गैसियस स्टेट का ही एक हिस्सा है। ये गैसियस स्टेट का ही हिस्सा है जिसमें कुछ आयंस, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, वो आयोनाइज हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं और आयोनाइज होने के बाद
वो आयनाइज हुए तो कुछ पॉजिटिव बनेंगे, कुछ नेगेटिव बनेंगे, फिर ये कंबाइन करके एक न्यूट्रल कंडीशन बना देते हैं। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल इन नेचर बट फ्यू मॉलिक्यूल्स अंडरगोज आयनाइजेशन टू फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स इसके आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज जो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा सरफेस पे रहेंगे, और सरफेस पे रहने की वजह से आपको हल्की हल्की वेपर्स या मूवमेंट दिखाई देने लगता है। तो ये चीज प्लाज्मा में बोलेगी। अब जरा सर बोस-आइंस्टीन बोलिएगा। बोस-आइंस्टीन को एक नाम और दिया गया, सुपर कूल्ड। बोले सुपर कूल्ड सॉलिड होता है। सुपर कूल्ड सॉलिड। तो सर ये सुपर कूल्ड सॉलिड किस टेम्परेचर के बाद होता है? सुपर कूल्ड 9 डिग्री की 9 डिग्री -9 डिग्री सर। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, सुपर कूल्ड स्टेट जो है वो लगभग, यानी कि ऐसे मान के चलते हैं -9 से लेकर के -5 के बीच में कंडीशन आती है। तो ये सुपर कूल्ड जो सॉलिड है इसमें होता क्या है, एक्चुअल कंडीशन इसकी सर क्या रहती होगी, वो मैं थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करूंगा। सुपर कूल्ड की जो कंडीशन रहती है वो सर ये रहती है कि ये मान लीजिए एक इस तरीके से कोई सॉलिड पार्टिकल है, ये दूसरा सॉलिड पार्टिकल है, ये जब टेम्परेचर डाउन किया तो ये पास पास आना शुरू हुए, और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ये इतने पास आ गए कि इनकी बीच की जो सरफेस यानी बाउंड्री थी वो खत्म हो गई। यानी कहने का मतलब है ये इतना ज्यादा मर्ज हो गए, जहां पर जाकर के हमने ये देखा कि इनके वॉल्यूम को डिफाइन करना मुश्किल पड़ गया, इतनी ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया है। तो उस समय हम कहते हैं कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन हो गई, कि इनकी सरफेस यानी जो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस गायब होना शुरू हो गई, डिवीजन मुश्किल पड़ गया। तो ऐसी स्टेट कहलाती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहलाती है। और इसकी स्टेट के, इन दोनों स्टेट के बारे में अभी जहां तक भाई मुझे नॉलेज है वो यही कि बहुत ज्यादा कोई प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, या फिर ऐसे बोले कि इनका कोई कांस्टेंट है, इस टाइप की प्रॉपर्टीज अभी भाई मेरे सामने तक तो आई नहीं है। ठीक, जब आएंगी तो मैं अभी आपको बताऊंगा, या आपको कोई पता लग गई हो तो आप मुझे बताइएगा इनके बारे में और कोई डिटेल। हालांकि इस पर डिस्कवरी ऑलरेडी चल रही है तो इस पर बहुत बड़ा हमें डिस्कशन नहीं करना है अभी। अब हम लोग जो गैसेस स्टेट में सर आए हुए हैं, तो गैसेस स्टेट में सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ये सिंपल सी डायग्राम से मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसलिए क्योंकि सभी लोग शामिल हैं इसमें। ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली इधर उधर अपने मूव कर रहे हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज एक बार मैं बोले दे रहा हूँ, ऐसे ही आप सुन लीजिए, बाकी लिख रहा है यहाँ कुछ नहीं है। गैसेस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कैसे होंगे, लार्ज होते हैं, ये आपको पता है, लार्ज स्पेसेस होंगे। और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम देखें तो वॉल्यूम इनडेफिनिट हो जाएगा, मींस नॉट डिफाइंड। अगर इसे जिस कंटेनर में रखेंगे वैसे ही हो जाता है। वॉल्यूम कैसा हो गया आपका, इनडेफिनिट हो गया। ये सब सिंपल बातें हैं, अभी आप थोड़ा सुनते रहिएगा। इनडेफिनिट है। चौथी बात ये कंप्रेस हो सकती है, पता है आपको, कंप्रेस हो सकती है ये। और पांचवी बात ये है कि कंप्रेस होने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी सॉलिड लिक्विड से हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी इनकी हाई रहती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी होनी, इनके बीच में कोलिजन बहुत होता है, इनके बीच में कोलिजन, बाकी और पार्टिकल की कंपैरिजन में कोलिजन, सॉलिड लिक्विड और कंपेयर करें गैस को तो गैस में कोलिजन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम लोग यहाँ पर जो टर्म यूज़ किए तो सब छोटी छोटी बातें हो गई, इनको हटाइए। हम लोग अब आ जाते हैं जल्दी से कि जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट पे आते हैं कि आखिरकार जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किस किस से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर मास कंसीडर किया। मास को जब हम लोगों ने कंसीडर किया तो मास आप जान रहे होते हैं कि ग्राम या किलोग्राम में ही कंसीडर होगा, ये यूनिट वाली बात है, मैं थोड़ी थोड़ी बता दे रहा हूँ। दूसरी बात हमारी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम जब कंसीडर किया जाएगा तो वॉल्यूम आपका लीटर में कंसीडर होगा। तो हम लोग अधिकतर तो यूनिट लीटर ही यूज करते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1000 ml भी हो जाता है, या इसे हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं इसे। या फिर हम लोग इसे जो सिंपल वे है वो ऐसे ही बोल सकते हैं कि 10⁻⁻³ लगा दें,
है ना, इसको मीटर क्यूब में भी बोल सकते हैं, मतलब इसके आगे हम लोग मीटर क्यूब भी लगा सकते हैं अगर चाहे तो। इसे इक्वल टू बन जाता है 1 DM क्यूब के बराबर बन जाता है, डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो ये यूनिट अक्सर जो सबसे ज्यादा फेमस यूनिट है वो एक तो लीटर है, और एक ये DM क्यूब भी बहुत ज्यादा यूज होती है, और तीसरी CM क्यूब। ये सीसी में जब हम लोग बोलते हैं तो यही चीज है, सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 यूनिट पे आप जरा फोकस रखिएगा ये। और उसके बाद जो यूनिट आती है प्रेशर की, प्रेशर की यूनिट बहुत फेमस यूनिट है भाई, प्रेशर को हम लोग यूज करते हैं, तो प्रेशर की यूनिट भी यूज करेंगे। प्रेशर किस में यूज करते हैं, ATM में यूज करते हैं। तो 1 ATM इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे नापा जाता है। या फिर अगर हम बोले 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में भी इसको हम लोग नाप सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोल सकते हैं। और या फिर हम लोग इसको अगर चाहें तो पास्कल में भी अगर चाहें तो पास्कल, लेकिन पास्कल का यहाँ बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा ये चीजें। और इसमें एक टॉर भी यूनिट होती है, टॉर यूनिट का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इनकी यूनिट की जो वैल्यूज हैं वो अभी एक्चुअली मेरे माइंड पे नहीं क्लिक कर रही, इनकी वैल्यूज मैं लिख करके आपको अपनी PDF में दे दूंगा कि जैसे 760 भी होता है सर। हाँ 760 होगा। हाँ 760 टॉर है वो तो ठीक है सर, मैं बाकी वैल्यूज बता रहा हूँ। 13.5 जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूज हो जाती है डेंसिटी के अकॉर्डिंग चले तो। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स 1.01 into 10। ये सब यूनिट सर मैं थोड़ी बहुत आपको, जैसे 1 बार इज इक्वल टू 0.98 समथिंग रहता है, 9862 रहता है, 1 एटमॉस्फेयर, ये सब यूनिट में आपको एक रिदम में जैसे नहीं 3 लाइन में दे दूंगा, है ना। ये चीज आसान हो जाएगी। तो यहाँ आपको बाकी तो यूनिट पता ही। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी यूनिट के से हट करके लॉ पे आता हूँ। अब यहीं से शुरुआत करूंगा मैं, लॉ पे आता हूँ सर। लॉ में सबसे पहला लॉ तो आपने पढ़ा बोला है, बोलिएगा सर कौन सा लॉ है, सबसे पहला कौन सा लॉ है सर? बॉयल्स लॉ। जी, बॉयल्स लॉ हो गया जी, बॉयल्स लॉ हो गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा अब आप ना बोलिएगा, बता दे रहा हूँ क्योंकि कारण पता ही होगा आपको, कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the volume of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied at constant temperature, at constant temperature। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर जो होना चाहिए केल्विन में, ये बात ध्यान रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की हम लोग बात ऐसे कर लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई V इज इक्वल टू, अगर सपोज कर लो K कांस्टेंट ले लिया तो यहाँ पर 1/P हो जाएगा, और बाकी आपका PV हो जाएगा इज इक्वल टू K, या K को हम लोग कांस्टेंट बोल देते हैं। अगर किसी भी गैस का प्रेशर P1 से P2 में चेंज हो रहा हो और वॉल्यूम B1 से B2 में चेंज हो रहा हो, तो फिर हम लोग फार्मूला बना लेते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस तरीके से आगे भी एंड कंटिन्यू करके सो ऑन कर सकते हैं इसे। ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलेगा। अब इनके ग्राफ की बात कर लेते हैं सर। ग्राफ में क्या है, अगर मान लीजिए आपने देखा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि अगर हम ग्राफ सिंपल सा वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में खींचने की कोशिश करें तो क्या कंडीशन आएगी। तो सबसे पहला ग्राफ में यहीं पर इस तरीके से 3 ग्राफ ले लूंगा, एक यहाँ लिया, एक लाइन मैंने ये खींच ली ऐसे करके, एक लाइन मैंने फिर ये खींच ली ऐसे करके, और एक मैं इधर बना दे रहा हूँ। अब हम लोग एक एक करके ग्राफ की बात करेंगे कि भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो सिंपल वाली बात है कि वॉल्यूम कर लेता हूँ और प्रेशर यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। तो अब एक टेम्परेचर मान लीजिए मैंने T1 को कंसीडर किया, तो उस समय आपको वॉल्यूम जब घटेगा तो उस समय प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कंडीशन आपकी आनी चाहिए। ये सपोज कर लेते हैं टेम्परेचर T1 पे था। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो उस समय कंडीशन हमारी ये आ गई, ये टेम्परेचर T2 पे हो गया, एंड T3 एंड सो ऑन, आगे भी बना सकते हैं इसको। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बन गया। अगर यही आपसे कोई कहे कि प्रेशर 1/V के बीच में बना दीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ मैंने प्रेशर ले लिया और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/V, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ वॉल्यूम लिखे दे रहा हूँ, या उल्टा भी आप लिख सकते थे, लेकिन उल्टे में ग्राफ गड़बड़ा जाएगा। अब प्रेशर अगर यहाँ पर देखो, आप इस वाले फार्मूले को देखिएगा ध्यान से, ग्राफ में दिक्कत ना है। अगर हम लोग P ऐसे लिख दें और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिख दें, तो हम इतना जानना चाहते हैं कि ये 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी तो बोल सकते हैं
क्यों सर? 1/b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी तो बोल सकते हैं, अगर केवल वॉल्यूम ना बोलें, 1/b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोला जा सकता है। बोलिए सर, सही बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ सर, सही यस है। सर। हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा फिर। जी बोले मैडम, बोले। तो सर स्ट्रेट लाइन होगा ना फिर सर? हाँ, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके क्योंकि सिंपल सी स्ट्रेट लाइन ऐसे करके आ जाएगी यहाँ से सीधी, हालांकि लाइन मेरी तिरछी हो गई है, आप इसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही इस तरीके से मानिएगा, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा ग्राफ। तो अब क्या हुआ कि जब ये बढ़ रहा है तो वैल्यू फिर इसकी 1/b की डायरेक्ट वैल्यू बढ़ेगी, b की तो घटेगी लेकिन 1/b की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो है बढ़ेगी। अब एक ग्राफ ये भी पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम ले लें और यहाँ पर v ले लें। अब बताइए ग्राफ कहाँ जाएगा? वॉल्यूम सॉरी p ले लो, प्रेशर में करना है ना, तो p ले लीजिए यहाँ पर। अब बताइएगा, बोलिएगा सर, अब कैसे बनेगा ग्राफ? स्ट्रेट बनेगा सर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी। हाँ सर, ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा ये कांस्टेंट होगा सर, कांस्टेंट होगा सर। ये बनेगा, ठीक। अब ये जानना चाहते हैं ये सीधी लाइन हमने क्यों खींची, बस कंफ्यूजन खत्म। बोले सर? ऐसा प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा ना तो कांस्टेंट होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तब पी और वी का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है सर, यानी आपके कहने का मतलब है कि हमारा प्रेशर वॉल्यूम जो होता है हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हाँ, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हमने बस वही चीज जानना चाह रहा था। ये चीज हमें अगर पता रहेगी तो हमारे लिए फिर ठीक रहेगा। अब सर एक चीज और भी जानना चाहूंगा, अगर इसको लॉग के टर्म में लिया गया होता, लॉग के टर्म में लिया गया होता तो उस समय सर कंडीशन क्या होती, वो भी जरा बोल देंगे आप तो अच्छा लगेगा हमें। ये हमने यहाँ कंसीडर किया और अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको लॉग के टर्म में ले लेता हूँ। यहाँ पर log p लिख लेता हूँ मैं, यहाँ log p लिख लेता हूँ और यहाँ log v लिख लेता हूँ। जी अब बताइएगा अब क्या होगा इसमें सर? 4 ग्राफ आ चुके हैं। बोले बलप्रीत मैडम, बोलिए। सर नहीं पता सर, लोगों का तो मेरे को कुछ पता ही नहीं। अरे ये वाला देखिए, ये ग्राफ देखिए आप, ये वाला दिख रहा है आपको ग्राफ? दिख रहा है? जी सर। इस ग्राफ में आपने उस ग्राफ में डिफरेंस, ये लॉग जब भी चलता है, जब भी कहीं पर लॉग आता है तो वैल्यू रेसिप्रोकल अपोजिट में चली जाती है। मींस जब भी हम लोग लॉग का टर्म यूज करते हैं तो वैल्यू हमेशा रेसिप्रोकल में चलेगी, और रेसिप्रोकल में जब चलती है तो इस ग्राफ का अगर हम लोग अपोजिट ग्राफ देखने की कोशिश करें तो ये चीज आएगी यहाँ पर। इसका अपोजिट देखने की कोशिश करिए, ये यहाँ पर आएगी ऐसे, यानी हाँ इंक्लाइंड जैसा चलेगा, स्लोप जैसी कंडीशन आएगी। तो ये कंडीशन आनी चाहिए। अब आपको ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं काम ये करूंगा कि सबसे पहले अगर हम लोग लॉग की बात करें तो आपने देखा होगा पीएच की इंडिकेशन ले लेते हैं, हम लोग पीएच की बात कर लेते हैं। हालांकि मुझे पीएच नहीं पढ़ाना, लेकिन मैं पीएच की बात कर रहा हूँ। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन है, और एच पॉजिटिव आयन जब हम लिख सकते हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ मैंने लॉग ले लिया, ये 1/H पॉजिटिव भी तो सर लिखा जा सकता है। जी सर, लिखा जा सकता है। तो वैल्यू जब भी चलती है सर, वैल्यू जब भी चलती है तो ये रेसिप्रोकल में चलती है लॉग की वैल्यू, और लॉग कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। लॉग की कैलकुलेशन आप कर लीजिए कहीं पर भी। लॉग सपोज कर लेते हैं लॉग माइनस का 2.8 दिया हुआ है, तो ये लॉग कैसे निकलेगा ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। या फिर एंटी लॉग जो है, हालांकि अभी ये टर्म नहीं यूज करना है, एंटी लॉग माइनस का 1.2 कैसे निकाला जाएगा, ये सब चीजें हम लोगों को आनी चाहिए। मैथमेटिकल जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो बहुत इजी होता है, लेकिन बायोलॉजी वाला बच्चा बेचारा यहीं पर प्रॉब्लम होती है, यहीं पर स्टक कर जाते हैं, समझ ही नहीं आता यहाँ पर आकर। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है मैडम, इसमें हम लोग ये करेंगे कि लॉग पे ही एक क्लास लेंगे। जो मैथ के लोग साथी हमारे वो तो खैर जान रहे होंगे, लेकिन जो बायोलॉजी के होंगे वो उनको हम लॉग परफेक्ट कर देंगे। मतलब लॉग पे जो है एक हाँ शॉर्ट ट्रिक में जल्दी लॉग कैसे निकाल लेंगे, इस पे भी हम एक क्लास लेंगे आपकी। ठीक है, आज तो खैर यहाँ पर नहीं करना मुझे। हेलो सर। अब हम लोग, जी सर। हेलो। हाँ जी सर। मैंने सर वो जो भी आपने ग्राफ समझा है ना, वो लॉग पी वाला, लॉग पी वर्सेस लॉग वी। जी जी सर, वो मैंने पहले एक जगह कहीं पढ़ा था सर, उसके अकॉर्डिंग मतलब ये ज्यादा बेहतर रहेगा। एक जगह मैंने इस लॉग
हाँ, मतलब जो अभी आपने लॉग लेके समझाया वैसे नहीं, मतलब मैंने पढ़ा था उसको पीबी इक्वल टू के, पीबी इक्वल टू के रखेंगे पहले जी, ठीक है। उसके बाद लॉग पीबी इक्वल टू लॉग के रखेंगे, फिर लॉग पी प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग के आ जाएगा, लॉग पी प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस लॉग बी को उधर ले जाएंगे एरो के इक्वल के उधर, तो लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग बी प्लस लॉग के आ जाएगा, तो उसको हम कंपेयर करेंगे सर y इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है तो सर, हमारे ग्राफ में स्लोप बन जाएगा, माइनस आता है, m की वैल्यू माइनस आती है, इक्वेशन बन जाएगी फिर। यस सर, गॉट इट। इक्वेशन स्लोप की इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, ठीक है, तो उसी से बताया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सर क्या कर लेते हैं, ठीक है, आपने सही बताया और हमने डायरेक्ट उस चीज को माइनस नेगेटिव में ले गए, आपने पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं सर, इसके बाद एक और लॉ है जिसका नाम है सर चार्ल्स लॉ। ये भी आपने पढ़ा होगा सर, चार्ल्स लॉ भी पढ़ा होगा। चार्ल्स लॉ में क्या रहता है कि सिंपल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट पता नहीं क्या होता है, वॉल्यूम प्रेशर ही होता है ना सर, प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल सी बात है कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT, ये भी आपको पता रहता है। V अपॉन T इज इक्वल टू K कांस्टेंट भी आपको पता रहता है कि इस तरीके से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ में एक चीज इक्वेशन ये भी पड़ी होगी कि वॉल्यूम V1 से V2 जब कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर 100%, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, वर्ड हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हो गया कि हम लोग 273.15 को ऐड करके चलेंगे जब हम लोग इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर T1 से क्या हो गया सर, T2 हो गया। तो इसी तरीके से जैसे हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था वही से चार्ल्स लॉ कर देते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू हो जाता है हमारा V2 अपॉन T2। ये इस तरीके से इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल चलेंगे, आगे भी करेंगे इस पे। अब यहाँ सर क्या है कि जो ये लॉ है इसमें खास बात ये चलेगी कि इसके ग्राफ में जो आप बोलेंगे वो ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं, जैसा ग्राफ आपने ये बनाया था, अभी इससे पर चलिए छोड़िए, नया ही बना देते हैं ग्राफ। जैसा ग्राफ आपने ये बनाया था उसी तरीके से हम लोग एक ग्राफ और बनाएंगे इसका। ये हमने सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम ले लिया, और अब मैं छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, ये वॉल्यूम ले लिया और ये मैंने आपका कंसीडर कर दिया नीचे क्या, टेम्परेचर। तो अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम और ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ टेम्परेचर लिख दिया मैंने, टेम्परेचर केल्विन में रखिएगा, और ये आ गया टेम्परेचर चाहे जैसे वैसे केल्विन में ही चलेगा। अब यहाँ बताइएगा कि वॉल्यूम बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा तो ग्राफ सीधे दोनों बढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूँगा कि शुरुआत में ग्राफ में हमेशा अपने किताब में देखा होगा डॉट रखा गया होगा, फिर सीधी लाइन ऐसे करके खींची गई होगी। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज दिस? अगर हमारे पेपर में आ जाए कि यहाँ इतना करके आ गया और ये एक्स बना दिया जाए, फिर एक्स का मीनिंग पूछ लिया जाए ये क्या है, तब आप क्या सर बताएंगे? बोले सर, बलप्रीत मैडम बोलिए। सर मैं भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा हूँ कि वो तो होगा ही होगा स्टैंडर्ड जिसे हम लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं बाकी लोग पूछ रहे हैं। सृष्टि मैडम बताइएगा, सृष्टि मैडम बोलिए कुछ। सर मुझे नहीं पता, आवाज आपकी नहीं आ रही मैडम, वॉइस नहीं आ रही। मुझे नहीं पता है अभी। हेलो। बोले। नहीं, वॉइस क्लियर नहीं जी। सर हेलो। हाँ जी भैया। सर वो ये दिखाता है कि जो स्मॉलर वैल्यूज होती हैं टेम्परेचर की या वॉल्यूम पे, उन पे जो चेंजेस होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं होते। जी मतलब बढ़ता है, धीमे से बढ़ता है। हाँ, मतलब आपने जो बात बोली वो एग्जैक्ट बोली है आपने, बिल्कुल जो टर्म बोलना चाहिए वो आपने सही बोला है कि ये काउंटेबल नहीं है। सिग्निफिकेंट मीन्स ये नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। वॉल्यूम तो बढ़ रहा है यहाँ तक, लेकिन ये वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना हमें, जो हम लोग काउंट कर पाए, मेजरेबल हो जाए। ठीक, हाँ ठीक है, सही बोला आपने। तो ये चीज जैसे कि ये क्वेश्चन बन सकता है भाई एक्स वैल्यू क्या है, तो नीचे ऑप्शन बन सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये टोका है
इसी तरीके से राजेश सर अब आप फिर वहीं पर आ जाएंगे हम लोग कि अगर इसे log v और log t के टर्म में बनाएंगे तो फिर ग्राफ जो है उस कैटेगरी का नहीं आएगा, फिर वही बात आ जाएगी सर वाली कि अगर हम इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे ये ऐसे चलेगा और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे अब log v ले लेते हैं, यहाँ पर log v ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं भैया log t ले लेते हैं, टेम्परेचर t ले लेते हैं। तो अब इसके केस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वही बात यहाँ पर भी आएगी स्लोप, लेकिन यहाँ पर चल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहाँ इनवर्सली का कंसेप्ट चल रहा था। तो यहाँ पर जो ग्राफ ऐसा आना चाहिए तो भैया ऐसा नहीं आएगा। अब बताएं राजेश सर यहाँ कैसा आएगा? सर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। हाँ बताइए डायरेक्शन अपोजिट कैसे करें मैडम, बस इतना बोलिए। सर क्योंकि ये log k है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से है, तो ये log k की वैल्यू इंटरसेप्ट से निकलेगी, यानी थोड़ा ऊपर से, 0 से हल्का सा यहाँ से निकालें ऐसे? नहीं सर, ये मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगी थोड़ी सी। तो कैसे निकालें ये बताएं, बैक करके यहाँ से निकालें ऐसे? सर टी पे आगे से बनाएंगे थोड़ा, क्योंकि वो log v को नीचे से माइनस पे कट करेगी। अब यानी कि हम कहने का मीनिंग आपका ये हो गया, हाँ, टी पे आगे से बनाएंगे सर टी, यानी अगर हम यहाँ पर, हाँ रुक जाइए, ये वाली एक्सेस है ना, ये इस एक्सेस पे यहाँ से बनाना पड़ेगा ग्राफ ये, या थोड़ा सा ऐसा मान के चलिए। हाँ रुक जाइए सर, मैं लाइन खींच लूँ जरा। ये ग्राफ यहाँ से आएगा, ये यहाँ से बनाएगा ऐसा, ये बनेगा ग्राफ, ये आएगा। हाँ सर ठीक है। अब हाँ नहीं वही जो आप प्रजल जी बोल रहे थे कि टी से थोड़ा सा ऊपर से बनेगा। तो मेन चीज है ये है कि अगर हम चाहेंगे तो अगर इसको एक्सेस पे लेना चाहेंगे तो ये पीछे भी ऐसे जा सकती है लाइन, लेकिन वहाँ जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम पूरा इधर एक्सेस नहीं बना रहे हैं। इतना ही ग्राफ आप बनाइएगा। तो इन एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो आप समझिएगा। देखिए जो मैंने अभी तक 3-4 ग्राफ खींचे, ये अक्सर होता है कि पेपर में ग्राफ बन के आ जाता है। इस तरीके से ग्राफ पूरा बन के आ गया और बनने के बाद वो किसी भी चीज को इंडिकेट कर देते हैं और नीचे फिर ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि भाई ये है क्या, या ये किसके रिलेट में। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क डाल के आपसे पूछ ले किस किसके रिस्पेक्ट में है। या ये पूछ लेते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या प्रेशर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये दो टेम्परेचर को, एक को x मान लिया एक को y मान लिया, उसमें पूछा है बताओ कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांस होते हैं, क्योंकि लॉ में तो क्वेश्चन बनने से रहा, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। उसका कारण ये कि ये सिंपल चीजें, इतनी हाई फाई चीजों में सिंपल चीजें नहीं पूछी जाएंगी। फिर भी आपको ये ग्राफ की डिटेल थोड़ी थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पेपर में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिससे आप आसानी से इनको कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और आती है जिसे आप जल्दी से बता दीजिए कि एक लॉ से करेंगे। जी मैडम बोलिएगा। सर ग्राफ की स्टडी किस टाइप से करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला ये जैसे उसमें तो हाइडन रहेगा कि ये चीज बताइए। जी देखिए इसमें क्या करना है मैडम, नहीं सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ठीक है आप सही बोल रही हैं। जैसे मान लीजिए पीवी वर्सेस पी के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में ही पढ़ रहे हैं और यहाँ से पहचाने ना किस लॉ का रिलेशन दे रहा है। और नहीं आप ये बोल रहे थे हाइडन कर दिया तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं हाइडन भाई सब चीज हाइडन नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर यहाँ देंगे तो फिर प्रेशर वॉल्यूम यहाँ नहीं देंगे ना। तो हम जब टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो हमें पता लग जाएगा बॉयल्स लॉ का है। अब यहाँ पर हाइडन सपोज कर लीजिए कि पी दिया और यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया कि ये स्ट्रेट लाइन दिया, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ किस लॉ का ग्राफ है ये। ऐसे हर चीज हाइड कर देंगे तो हम लोग क्या बताएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। सब चीज हाइड नहीं कर सकते ना, कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब इसके बाद सर एक लॉ है जिसका नाम था एवोगैड्रोज लॉ। जल्दी से कोई लोग बताइएगा सर एवोगैड्रोज लॉ है क्या। मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में। एवोगैड्रोज लॉ के बारे में बचपन से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना। एवोगैड्रोज लॉ होता क्या है सर? सिमिलर कंडीशन। बोलिए सर V is proportional to number of molecule n। नहीं ये तो ठीक है। ये सर अगर प्रेशर और सर अगर इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर
एक समान है और उसकी वॉल्यूम इक्वल है किसी भी गैस की, तो कोई सी भी गैस में यानी सभी गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, वॉल्यूम ऑफ ऑल द contains गैसेस equal number of इक्वल molecules. नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, ये Yes, बोलना sir. आप चाह रही हैं। तो हाँ, यहाँ sir, पर हाँ, मैंने sir. लिख दिया V इज इक्वल टू के एन लिख दिया यहाँ पर, तो V अपॉन एन इज इक्वल टू के कांस्टेंट भी लिख देते हैं, सिंपल सा है। यहीं पर एक डायरेक्ट जो रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन निकल के आता है, एक होती आइडियल गैस इक्वेशन और एक कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन और एक कहलाती है हमारी जनरल गैस इक्वेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? जैसे हम लोग कहीं कहीं पर एक एनटीपी बोलते हैं और एक एसटीपी बोलते हैं, एनटीपी एसटीपी। कभी कभी लोग कह देते हैं दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन भैया मुझे तो दोनों नहीं लग रही एक बातें हैं। बोले सर, एनटीपी एसटीपी में डिफरेंस क्या है? वही चीज यहाँ पर आ जाएगी। मींस कोई स्टैंडर्ड आपको कोई वैल्यू दे दी गई है, तो आपको निकालना है वैल्यू। जैसे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मैडम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो फिक्स वैल्यू में आता है। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा कितना रहता है? बोले कोई लोग, स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रहता है? यानी कि ये हमारा कितना हो गया? हाँ ठीक है, 273.15 बोलिए या 273 भी कुछ लोग बोलते हैं, ये हमारा एक फिक्स वैल्यू है। प्रेशर हमारा 1 atm चल रहा है, फिक्स रहता है। लेकिन एनटीपी में क्या होगा? एनटीपी में बोलिएगा, किताबों में तो बहुत जगह मैंने यही देख दिया 298 298 क्यों दिया गया 298? सर ये नॉर्मल टेम्परेचर इतना ही होता है। बोले सर, बोले रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में लेते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की वजह से 28 हो जाएगा सर। जी, यानी कि 25 से 27 के बीच में कंसीडरेशन करते हैं तो अधिकतर 25 ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम 27 कंसीडर करेंगे 300 आ जाएगा। और 298 तभी आएगा जब 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 से 27 के बीच की जितनी वैल्यूज चलती हैं आप 298 मान लीजिए, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसे हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर, आप लोग खूब यूज करते हैं इस वर्ड को। तो रूम टेम्परेचर की जब बात चलेगी तब हम लोग एनटीपी बोलेंगे, और जब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात चलेगी तो हम लोग ये टेम्परेचर बोलेंगे जो हम लोगों ने नीचे लिख रखा है। तो अब हम लोग एक गैस की बात कर लेते हैं जिसका नाम है आइडियल गैस। आइडियल गैस ना देखी किसी ने, केवल सुनी है, महसूस नहीं की, मतलब ये एक आइडिया लगाया गया है। एक परफेक्ट ऐसी गैस जो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को हर कंडीशंस में ओबे करती होगी, वो गैस आइडियल गैस कहलाती है। अब आइडियल गैस क्या होती क्या है? आइडियल गैस वो होगी जिसका वॉल्यूम 0 हो जाए, और किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है भैया 0 होने से रहा। कोई भी गैस कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती होगी, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा 0.001 है ना, 0.0001 सीसी भी करेगी, कहीं ना कहीं वॉल्यूम छोटा सा ऑक्यूपाई करेगी, जरूर करेगी। तो हर कोई गैस आइडियल नहीं होती। आइडियल जैसी तो गैसें होती हैं लेकिन आइडियल नहीं होती। इसी को इक्वेशन बनाई गई थी। इक्वेशन में क्या था? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P ले लिया गया और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ले लिया गया। लॉ लगा दीजिए यहाँ पर बॉयल्स लॉ आ गया होगा, बॉयल्स लॉ आ गया होगा, यहाँ पर चार्ल्स लॉ आ गया होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर एवोगैड्रोज लॉ जो आ गया है, ये वाला आ गया, ये कहलाता है आपका एवोगैड्रोज लॉ। तो अगर हम सब चीजों को काउंट करें तो यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और N के हो जाएगा, और जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। यहाँ R कांस्टेंट से रिप्लेस कर दी तो V इज इक्वल टू R N T अपॉन P हो गया, जिसको आप रीअरेंज कर दीजिए, PV इज इक्वल टू हो जाएगा NRT, जहां पर एक R गैस कांस्टेंट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो है 1 रख दीजिए, तो PV इज इक्वल टू आपका RT। ये सिंपल सी इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो R होता है, ये R बहुत इंपॉर्टेंट है। ये R परेशान भी बहुत करता है, जितना मन होता है उसका उतना परेशान करता है यार, ये बात आप अच्छे से जानिए। देखिए, कभी भी हम लोग R की बात करें तो R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से हम इसे जानते हैं।
गैस कांस्टेंट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और जो आर की वैल्यू होती है, अब आर की वैल्यू एक मैं लिख रहा हूँ 0.0821, आगे क्या रहता है लीटर एटीएम, लीटर एटीएम पर केल्विन और पर मोल हो जाता है जी। अब अभी एक चीज सुनते रहेगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज जब आप तक पहुंच जाएगी तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ काम हो गया। एक वैल्यू रह जाती है हमारी, R इज इक्वल टू होता है 8.314 इंटू, चलिए जूल में रखता हूँ, इंटू हटा देता हूँ, जूल किलो जूल में कन्वर्ट करने के मूड में था लेकिन नहीं करूंगा, जूल पर केल्विन पर मोल में। उसके बाद यहां पर ही मैं लिख दे रहा हूं अब 8.314 इंटू 10⁻³ आगे अब आपका किलो जूल पर मोल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन पर मोल हो जाती है। अब यहीं पर जो फॉल्ट होगा वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या फॉल्ट हम लोग कर देते हैं, अक्सर जो गलतियां होती हैं वो क्या होंगी वो देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग पास्कल में, किलो पास्कल में चलेंगे तब भी फिर वही वैल्यू रहेगी, किलो पास्कल वाली वैल्यू, है ना। इसी तरीके से हम लोग, अगर आपने आर की वैल्यू अगर हम लोग कैलोरी में चलते हैं तो कैलोरी में बोल दीजिएगा एक बार, कैलोरी में वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी, 2 के आसपास रहती है, 1.98 है ना, 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल में चलेगी ये वैल्यू। अब यहाँ पर सर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो पहले सुन लीजिए, कभी भी अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हो, वॉल्यूम अगर आपका लीटर में दिया हो, प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में दिया हो, तो फिर वैल्यू यही यूज होगी जो हमने ऊपर लिखी हुई है। अगर एनर्जी का कंसेप्ट कहीं भी लगेगा, कहीं पर भी हम लोग एनर्जी का कंसेप्ट यूज करेंगे तो एनर्जी के टर्म में फिर वैल्यू आपकी ये रखी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक एनर्जी दे रखी है जूल में और दूसरी जो एक एनर्जी किलो जूल में दे रखी है, आपको वैल्यू जूल में पता है, तो पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तभी वैल्यू पुट करिएगा। अदरवाइज मान के चलिए कि आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस की इसी वजह से गलती हो जाती है कि एक यूनिट दे रखी किलो जूल में, हमने आर को ध्यान ही नहीं दिया, हमने आर को 8.314 रख के ही डायरेक्ट निकाल दिया। आंसर डेसिमल में आना था लेकिन आंसर 1000 में आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि 10⁻³ यहाँ पर अक्सर हम लोग गलती करके भूलते हैं। और अगर हम आर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें, ये कैलोरी में दे रखी तब तो ये यूज करना ही करना है। अगर आर की वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें तो ये वैल्यू मैंने एक अपने नोट्स में लिख के दी है, आपको दूंगा, आपको 5.19 है शायद या 18 है, मुझे 9 याद है, मैं फिलहाल 5.19 लिखे दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन और पर मोल में है। चलिए इसे 89 कर लीजिएगा, मुझे लगता है 89 है, ये वैल्यू 89 है, यहाँ पर मैं 89 लिखे दे रहा हूँ। तो R इज इक्वल टू 5.189 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसका मतलब आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और मल्टीप्लाई जो वैल्यू होती है वो 19 से होगी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तब। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वैल्यू हमें कब यूज करनी है, ये जब वॉल्यूम हमारा लीटर में हो। ये एनर्जी का कंसेप्ट चलेगा, एनर्जी में दोनों चलेंगे, एनर्जी में दोनों चलेंगे। और एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर आर की वैल्यू अधिकतर ये वाली चलती है जो ऊपर लिखी हुई है, ये वाली 8.314। और अगर आप लोग ये वैल्यू देखें आर की, तो ये वाली वैल्यू बहुत रेयरली यूज होती है, ये वाली वैल्यू बहुत रेयरली यूज होती है। और ये वाली वैल्यू गैसियस स्टेट वाला चैप्टर है, उसमें अधिकतर यही वाली वैल्यू चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू चलेगी। गैसियस स्टेट चैप्टर में मोस्टली चलेगी, मतलब ये ना मान के चलिए कि चल तो कोई भी वैल्यू सकती है, अधिकतर ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कौन सी वैल्यू कहां पर हमें यूज करनी है, क्योंकि एनर्जी का कंसेप्ट अधिकतर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में यूज होता है, तो वहां पर हम लोग ये वैल्यू आर की यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर चलता है तो आर की वैल्यू हम लोग ऊपर वाली यूज कर लेते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर ज्यादा फोकस कर रहा था कि आप इस पर थोड़ा सा माइंड सेटअप बनाए रखें कि दो वैल्यू आपको ध्यान रहे, लंबे समय तक याद रहे। इसके बाद एक इक्वेशन है जिसका नाम था जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन, और जनरल गैस इक्वेशन में आपने भैया पढ़ा होगा कि जनरल इक्वेशन P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ये हमने खूब पढ़ी है इक्वेशन, है ना, शुरुआत से पढ़ते हुए चले आए। लेकिन ये डराइव कैसे हुई, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ये डराइव कैसे हुई? एक बार मुझे हिंट दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, मैं डेरिवेशन मुझे करना नहीं है फिलहाल। इसका हिंट कोई एक लोग दे दीजिएगा। तीनों गैसियस लॉ को मिलाकर, तीनों गैसेस लॉ को मैंने मिलाया तो आइडियल गैस इक्वेशन मैडम बनी थी ये वाली। अब बोलिए क्या करना है। P इक्वल टू जो एनआरटी है ना सर, जी सर,
सर आवाज सुन नहीं आ रही है। इसमें n इज कांस्टेंट, n इज 1 मोल एंड r इज कांस्टेंट, तो Pb इक्वल टू T हो जाएगा, वहां से कर सकते हैं आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। नहीं मैडम वैंडरवाल गैस इक्वेशन तो अभी आएगी, आगे आएगी। अभी जो सर ने बोला है बिल्कुल एग्जैक्ट बोला है कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, प्रेशर P1 रख लें, वॉल्यूम V1 रख लें। तो अगर आप देखें तो इज इक्वल टू nRT जो है टेम्परेचर T1 रख लें, n का नंबर 1 मोल कर दीजिए, n का नंबर 1 मोल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू R फॉर वन गैस, किसी एक गैस के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, P2 V2 इज इक्वल टू nRT2 हो जाएगा। इसी तरीके से P2 V2 अपॉन T2 ले लीजिए इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 मोल कर दीजिए तो R हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को आप बराबर में रख दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। राजेश सर सही हो गया ना? हाँ ना बोल दिया करिए सर एक बार। हाँ जी सर, हाँ ऐसे ही करेंगे, आपने सही किया। चलिए अब एक रिलेशन सर हमने पढ़ना था, रिलेशन बिटवीन अब यहीं से शुरुआत हो जाएगी। अब मान के चलिए अभी तक तो हम नॉर्मल चीज पढ़ रहे थे, रिलेशन बिटवीन है ना प्रेशर एंड डेंसिटी। क्या है रिलेशन प्रेशर और डेंसिटी का, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, या मोलर मास डेंसिटी भी कह सकते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अब आपने इक्वेशन पढ़िए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आप जान लीजिए क्या हो जाएगा, Pb इज इक्वल टू nRT हो जाएगा, Pb इज इक्वल टू nRT। अब n इज इक्वल टू क्या होता है वो आप जानते हैं, मास अपॉन मोलर मास, यानी W अपॉन m में रख देता हूँ, तो P इज इक्वल टू हो जाता है आपका, P इज इक्वल टू यानी W अपॉन m हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम ले आया, ऊपर RT लिख दिया, मास अपॉन वॉल्यूम, ये मास हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी कहलाता है। तो P इज इक्वल टू हो गया DRT अपॉन m, या रो RT भी कुछ जगह लिखा रहता है, इसको आप रो RT भी लिख सकते हैं, रो RT डेंसिटी है m। अब यहाँ पर आप m इज इक्वल टू लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू अगर मॉलिकुलर मास के टर्म में तो DRT अपॉन P लिख सकते हैं, यानी कि जो मोलर मास है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, मोलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी पे बेस न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। और डेंसिटी के टर्म में से अगर कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर यहाँ लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए आप RT, यही होगा क्या, मैंने गलत तो उल्टा तो नहीं लिख दिया था? नहीं सही है सर। PM इज इक्वल टू PM अपॉन RT हो जाएगा, यानी प्रेशर मोलर मास अपॉन नीचे ले आइए टेम्परेचर को, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रहे कि भाई हमने फार्मूला डेरिवेशन तो आने से रहा, लेकिन हाँ ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे बेस न्यूमेरिकल्स आने की संभावना पूरी बनी रहेगी, और वो आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि भाई न्यूमेरिकल कौन कौन से आ सकते हैं। इसके बाद सर हम लोग एक लॉ और भी पढ़ते हैं जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक लॉ है जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता क्या है कि भाई हमने एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस ली जो आपस में कोई रिएक्शन नहीं कर रही, यानी कि गैसेस अगर आपस में रिएक्शन करें तो फिर मामला खतरे में आ जाएगा, यानी गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कोई गैस हमारे पास A है, कोई दूसरी B है, C है एंड D सो ऑन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर एक कंटेनर में रख देते हैं तो जो टोटल प्रेशर होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हर गैस ने कितना प्रेशर लगाया हुआ हो। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर, ये बात ध्यान रखना, प्रेजेंट इन ए कंटेनर इज डिपेंड्स ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय द ईच गैसेस मॉलिक्यूल। जो गैसेस मॉलिक्यूल चाहे वो A का हो, चाहे B का हो, चाहे C का हो, जो वो अप्लाई करेगा, जैसे मान लीजिए A का प्रेशर हो गया PA, B का प्रेशर हो गया PB, C का प्रेशर हो गया PC, तो टोटल प्रेशर जो निकल करके आएगा तो वो क्या आएगा, इन सबका सम होता चला जाएगा, यानी कि एंड सो ऑन करके आपस में लास्ट में डॉट PNV हम लोग लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर के बराबर रहेगा। या इसे अगर आप और शॉर्ट करना चाहें तो P
यानी कि इसको समेशन में ले लीजिए, समेशन पी आई लिख दीजिए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू, ऐसे भी इसको लिया जा सकता है, सिग्मा बोलते हैं, समेशन भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर सर एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको मान लीजिए 3 गैसेस है हमारे पास, ए है, बी है, सी है। अब अगर टोटल प्रेशर दिया हुआ है कि भाई टोटल प्रेशर इतना है और पी गैस के थ्रू इतना प्रेशर लगा रहे हैं, सी गैस के थ्रू इतना प्रेशर लगा रहे हैं, तो बी कितना लगाएगा, इजिली है, सिंपल है, निकाल सकते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी मैथ लगानी पड़े, आराम से आप इसके निकाल लेंगे। यहीं पर एक चीज और भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के साथ साथ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाना चाहूंगा कि आपने हेनरी लॉ पढ़ा था, ये चीज याद ध्यान रखिए, आपने हेनरी लॉ भी पढ़ा था, और हेनरी लॉ क्या था, वो गैस पे ही अप्लाई, भाई किसी भी गैस को हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करते तभी अप्लाई हुआ था। तो इसका मतलब है किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर। यानी कि द प्रेशर ऑफ ए गिवन गैस व्हेन डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर मान लो गैस आपके सामने जो है वो पी आई है या P1 मान लो, तो ये x1 हो जाएगा। इसी तरीके से P1 इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट K लगा दीजिए, H लगा दीजिए, यहाँ पर Chi1 हो जाएगा। तो ये आपका हेनरी कांस्टेंट था, ये बात आपकी सॉल्यूशन में होगी, लेकिन मुझे रिमाइंड इसलिए कराना जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट जो है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ही डेवलप हुआ होगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ याद दिला रहा हूँ। और इसका फिर एक रिलेशन राउल्ट्स लॉ से भी निकाला गया है बाद में, लेकिन अभी आपको मैं याद दिला दूं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, हेनरी लॉ भी गैस पे ही अप्लाई होता है और डाल्टन्स लॉ भी गैस पे अप्लाई होता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ जानना भी जरूरी है कि नंबर ऑफ मोल्स भी कहीं ना कहीं, मोल फ्रैक्शन भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा उसके प्रेशर के लिए। भाई अगर मान लीजिए 1 मोल हमारे पास मॉलिक्यूल है तो प्रेशर कम लगेगा, 2 मोल है प्रेशर ज्यादा लगेगा, 3 मोल है प्रेशर और ज्यादा लगेगा, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे किसी भी कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग ही कोलिजन बढ़ते चले जाएंगे कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतने कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता चला जाएगा। इसी के बाद सर इसी रेगुलरिटी में एक लॉ है जिसका नाम हो जाता है आपका ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आ जाता है। तो ये ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता क्या है, ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कोई लोग बताइए कि ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग रेट ऑफ द रेट ऑफ, बोले द रेट ऑफ diffusion of a gas is directly proportional to its molecular mass √m। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका किसके, 1/m के हो गया। अब मान लेते हैं सर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो मोलर मास है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आपने पढ़ा था अभी, है ना। तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 1/d भी लिख सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है इसके लिखने की। तो अब हम लोग क्या करें कि इसको अगर मान लो कहीं का मास जो है वो m1 हो जाए और ये m2 में चेंज हो जाए, तो फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या होगा, r1/r2 जो है वो जस्ट अपोजिट में ही तो आ जाएगा, इसका ऊपर m2 आ जाएगा, नीचे आपका m1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर d2 लिख दो, यहाँ d1 लिख दो, ये फार्मूला भी इसको बनाया जा सकता है ना। अब एक फार्मूला जो आपको पता होगा तो अच्छी बात है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जब हम लोग निकालते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू जो होता है वॉल्यूम डिफ्यूज्ड भी होता है, ये फार्मूला भी ध्यान रखना, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड भी होता है, और कितने सेकंड में हुआ वो भी हमें ध्यान रखना है। तो नीचे आ जाता है आपका टाइम टेकन इन सेकेंड्स, तो हम मैं टाइम ही लिखे दे रहा हूँ केवल, तो ये चीज भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको फार्मूला बना देना पड़ेगा कि V/T, T टाइम है, ये वाला टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना, T टाइम है। अब यहाँ पर इसको भी हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/m के, वही मतलब 1/m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और वही यहाँ पर D के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। और अब फार्मूले को फिर चेंज करेंगे, हमें लोग क्या चेंज करेंगे, इसे r1/r2 इज इक्वल टू हो गया आपका m2/m1, सॉरी यहाँ थोड़ा लिखें, m2/m1 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया ये d2/d1 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी का रिलेशन हम इसी से ऊपर वाले से जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा आपका V1/T1, ऐसे V1/T1। अब इसको आप क्या करिए,
कि इसको आप एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को आप अंडर रूट मल्टीप्लाई कर, स्क्वायर रूट भी तो सर रहेगा। हाँ सर स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है सर स्क्वायर रूट रहेगा, बाय मिस्टेक रह गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये स्क्वायर रूट के बाद में अगर हम इसे चेंज करना चाहें इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर v1/t1 ले लें और v1/t1 में यहाँ क्या हो जाएगा t2 इसे कर दें मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों इक्वेशन को t2/v2। तो अब रिलेशन क्या सर निकल के आएगा, अब भी तो रिलेशन वही रहेगा जो ऊपर था, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन है कि हमने दो टेम्परेचर और दो विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स निकाल दिया, 2 टाइम के बीच में। तो कभी कभी ये पूछा जाता है अगर टाइम t1 t2 के बराबर हो जाए, अगर टाइम t1 t2 के बराबर हो जाए तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, v1/v2 बन जाएगा, सिंपल सा ये वाला वॉल्यूम, यानी कि v1/v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वहीं पर वापस आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि इसी से रिलेशन निकाल रहे हैं। अंडर रूट में चलेंगे सर, अंडर रूट में यहाँ पर m2 फिर m1 आ जाएगा और फिर आपका वही आ जाएगा d2 हो जाएगा आपका d1। तो ये चीज यहाँ पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम को। लेकिन ये कब वॉल्यूम है, जब टेम्परेचर सेम हो जाए, दो टेम्परेचर सेम हो जाए, टेम्परेचर सेम आ जाए, जितना शुरू में था टेम्परेचर उतना ही बाद में रहे लेकिन वॉल्यूम चेंज हो चुका हो उस समय, तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। और ये फार्मूला आप जानते हैं कि वॉल्यूम नंबर पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ भी कन्वर्ट कर दूंगा, n1/n2 भी कर सकता हूँ मैं इसको, और फिर वही आगे कंटिन्यूएशन में चल जाऊंगा, यहाँ पर m2/m1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा वही अंडर रूट में d2/d1, यानी कि सब एक दूसरे से रिलेट होते चले जा रहे हैं। तो इन फार्मूले में किस पे फोकस करना है, नंबर 1, जिसको मैं रेड ये येलो कलर से इसको एक तो फोकस कर लीजिएगा आप, एक फार्मूला आप ये फोकस कर लीजिएगा और एक फार्मूला इससे पिछले वाले पन्ने पे ये वाला फोकस कर लीजिएगा। 3 फार्मूले पे आपका काम चलना है, बाकी सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन से हमने निकाले हुए। ये वाला फार्मूला एक ये और इससे पहले वाला एक ये 3, हालांकि ये 3 मेरे नोट्स में है, ये तीनों फार्मूले मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आज हम लोग ग्राहम्स लॉ तक रहते हैं। इसके बाद एक लॉ है जिसका नाम है एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। ये क्या होता है, व्हाट इज एमेगेट्स लॉ, बताएं सर कोई लोग, व्हाट इज एमेगेट्स लॉ? सर टोटल वॉल्यूम जो होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस की वो इक्वल होती है सम ऑफ द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। जैसे ये एक्चुअल में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का ही मॉडिफिकेशन था, कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का ही मॉडिफिकेशन था, और उसमें इन्होंने V टोटल इज इक्वल टू क्या कर दिया था, V1 + V2 + V3 ... n प्लस साइन के साथ में यहाँ पर ये Vn जो पार्शियल प्रेशर वाला था वो पार्शियल वॉल्यूम में कन्वर्ट किया था इन्होंने, एमेगेट्स ने किया था, इसलिए एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम बोला जाता है, और वो वहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। यही दोनों में डिफरेंस। थैंक यू मैडम, आपने बताया। अच्छा दूसरी बात ये है कि इसके आगे का कंटिन्यूएशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कल। और टेस्ट आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि टेस्ट आपका संडे को है, आप पूरा ध्यान से इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप मतलब परफॉर्मेंस आपको अपनी अच्छी लगे, मुझे लगे ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है ना सर? किस चैप्टर का एक बार बता दीजिए। चैप्टर बोलिएगा कोई लोग, कोई इनमें से कोई बोल दे, देखें किसी को पता है नहीं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है सर? ओके सर, ओके, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, टेक, नमस्कार सर। ओके, नमस्कार मैडम।